राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें ही धीरे धीरे करके हम कंसेप्टों को जान रहे हैं और ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर की मैक्सिमम अप्रोच क्या हो सकती है लैंग्वेज बनाने की, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम परसेंटेज के जो टॉपिक है परसेंटेज का अपना, उसको फिनिशिंग की ओर लेके जा रहे हैं अब। ठीक है, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं आपके साथ। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है, कोई इश्यू है समझने में, तो वो बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझे बता दें कि सर इस वीडियो लेक्चर में मेरा आपका ये चीज समझ में नहीं आया। मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अगले वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो जो भी पढ़ाया गया है उसको आप, शायद उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे और पढ़ा भी होगा, धीरे धीरे रिवाइज भी किया होगा। देखिए दोस्तों, एक दिन में चीजें डेवलप नहीं होंगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो बिगिनर है उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनको अगले साल एग्जाम देना है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो मतलब नॉर्मल स्पीड में रख के इसको वीडियो को देखें। आप जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में मत पड़िए इन चीजों के चक्कर में कि भाई हड़बड़ाहट करेंगे, 1.75 पे रखे थे स्पीड बनाएंगे और 2 गुणा 2 करेंगे स्पीड की, नहीं। आप नॉर्मल स्पीड पे रख करके बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 कंसेप्टों को सीखिए। हड़बड़ाहट मत कीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हड़बड़ाहट करोगे दोबारा देखना पड़ेगा, एक बार में ही चीजें समझने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एक बार में अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो स्पीड को आप नॉर्मल करके देखिए, जो बिगिनर है उनकी बहुत एक बार में चीजें क्लियर होंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका ही ऐसा है कि आपको एक बार में एक बार देखोगे अच्छे से, दिमाग लगा के, कंसंट्रेशन करके, कंसंट्रेट करके अपने माइंड को, तो आपको चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम है मेरे पास भी, और आपके पास तो पता नहीं है कि नहीं है। मेरे पास बहुत कम समय है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। अगर आपको इस चैनल से मदद मिल रही है तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों के बीच में प्रमोट कीजिए। जितना आप कर सकते हैं लोगों को बता सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आप अपने घर वालों का भी सब्सक्राइब कर दे चैनल को जाके, नहीं। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तक इसको पहुंचाइए बस। ठीक है, बाकी चीजें बहुत ही बेहतरीन कराऊंगा मैं। हो सकता है कि वीडियोस नहीं आ पाते हैं, कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ। नहीं भी आ पाएंगे, 1-2 दिन नहीं आ पाएंगे, फिर आएंगे, इस तरीके से होगा। क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। जितना मेरे पास समय है मैं करा रहा हूँ चीजें, और धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एग्जामिनर की क्या लैंग्वेज हो सकती है परसेंटेज में। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। इन ए रिसेंट सर्वे 30% houses contain two or more people. Of those houses containing only one person, 30% were having only female. What is the percentage of all houses which contain exactly one male and no female? ठीक है, हिंदी में देखते हैं। एक सर्वेक्षण में 30% घर हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 30% घरों में केवल एक महिला है। तो ऐसे घरों का प्रतिशत बताओ जिनमें एक पुरुष है, कोई भी महिला नहीं है। अब एग्जामिनर की ये लैंग्वेज है। ठीक है, अब उसमें वो कह सकते हैं गांव में सर्वे किया गया, एक शहर में सर्वे किया गया, एक विद्यालय में सर्वे किया गया। इस तरीके से वो कुछ भी लैंग्वेज डाल सकता है। ये आप लैंग्वेज आपके सामने ऐसी ही आएगी एग्जाम में, तो आप इसको समझिए कि इस टाइप की लैंग्वेज को आप कैसे डील करेंगे। वेन डायग्राम का हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछले शायद 2-3 वीडियोस में। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल तक लैंग्वेज क्या हो सकती है मैंने वो भी आपको बताया था। अब हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं कि और एग्जामिनर किस तरीके से लैंग्वेज पुट कर सकता है। ठीक है,
तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। इधर ऑप्शन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सर्वे हुआ जिसमें 30% घर ऐसे पाए गए कि जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिले। ठीक है दोस्तों, हम ये मान रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में है तो हमारे लिए, मैंने पहले भी कहा था आपको कि परसेंटेज में जब सवाल हो तो आपको 100 के रिस्पेक्ट में मानना इजी रहेगा। तो आप एक्स ना मान के कितना मानिए, 100 मानिए। आप ये मान लें कि घरों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, आप ये माने कि घरों की संख्या कितनी है, 100 है। 100 ही क्यों माने, हम सब 50 क्यों नहीं माने? 50 मान ले भाई, तेरी इच्छा हो, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 मानने से ये होगा कि हमें पता है कि कोई भी वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में कितना है, वो ही क्या है, हमारा परसेंटेज है। और 100 के रेस्पेक्ट में कितना है तो हम 100 क्यों ना 100 ही मान लें, ताकि जो कैलकुलेशन है हमारी इजी बन जाए, इसलिए हम 100 लेंगे। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं कि घरों की संख्या कितनी है, 100 है। 100 में से 30% घर तो ऐसे हैं जिस घर में दो या दो से ज्यादा सदस्य हैं। दो तो है ही है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की। ठीक है, तो 100 का 30% कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। यानी कि 30 घर ऐसे हैं जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य हैं। ठीक है, ये है 2 और 2+। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जिन घरों में एक सदस्य है। अब भाई जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य तो हमने देख लिया। अब बचे हुए घर हैं उनमें से एक ही सदस्य मिलेगा। ठीक है भाई, दो से ऊपर तो हमने देख लिया, 30% है। अब जो बच गए उनमें तो एक एक ही सदस्य होगा, या तो महिला है या पुरुष है। ठीक है, तो अब एक सदस्य बचा है, एक सदस्य वाला घर कितने हुए भाई, 30% घर तो हो गए, दो या दो से ज्यादा वाले, तो बचे कितने, 70% घर। तो 70% जो घर हैं वो है एक सदस्य वाले। तो 100 का 70% कितना हो गया, 70। ठीक है, 100 का 70% कितना हो गया, 70। यानी कि 70 घर ऐसे हैं, 70 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें एक ही व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अच्छे से समझिए। एक बार में चीजें कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा तो फिर दोबारा देखिए। ठीक है, अब आपके सामने ये है कि जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से भी 30% घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक महिला सदस्य है। 70% जो 70 हाउसेज आए हैं, इसका भी 30% घर ऐसे हैं। यानी 70 का 30% कितना होगा, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कैसे निकालें। 30% कितना होगा, 21। यानी कि 21 घर ऐसे हो गए जिनमें क्या है, फीमेल है, यानी कि एक महिला सदस्य है। तो बचे कितने, जो मेल वाले घर बच गए। अब भाई 70 घर थे जिसमें से 30% तो घर ऐसे निकले जिनमें से एक महिला है। अब जो बच गए वो एक पुरुष वाले घर ही बचेंगे। ठीक है, तो अब पुरुष वाले घर कितने बच गए भाई, 70% ये हो गया। तो 70 का 30% तो फीमेल वाले घर हो गए। तो बचे कितने, 100% अगर मैं मानू 70 को, तो 30% तो फीमेल वाले घर हो गए। तो बचे कितने, 70%। तो 70% जो घर हो गए वो हो गए मेल वाले। तो 70 का 70% कितना हो गया, 7×7 = 49। ठीक है, 49 घर ऐसे आ गए हैं। हम ये मान रहे हैं कि 100 घर हैं, ये परसेंटेज में नहीं मान रहा मैं। आप कभी ये भूल मत करना कि परसेंटेज है, घर है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1000 माने, 10 माने, 5 माने, 2 माने, एक्स माने, वाई माने, जेड माने। मैंने 100 का रीजन आपको बताया है कि 100 ही हम क्यों माने। ठीक है, देखिए कितने इजी है कैलकुलेशन 100 मानने से। अब 70 का 70% हो गया 49, यानी 49 घर ऐसे आ गए जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि ऐसे घरों का प्रतिशत बताओ जिनमें एक पुरुष है, कोई भी महिला सदस्य नहीं है। यानी कि 49 घर आ गए। अगर वो कहता कि ऐसे घरों की संख्या बताओ कि जिनमें एक ही पुरुष है, एक ही महिला है, तो वो एग्जैक्ट नंबर देता घरों का। ठीक है, फिर हम 100 यूनिट को उस घर के बराबर रखते हैं और फिर 49 यूनिट किसके बराबर होगी वो करके कर रहे होते हैं। लेकिन एग्जामिनर की लैंग्वेज ये नहीं है, वो परसेंटेज पूछना चाह रहा है कि ऐसे कितने प्रतिशत घर हैं जिनमें केवल एक पुरुष सदस्य है। तो 49 घर हैं जिनमें केवल मेल है, एक मेल है। और कुल घरों की संख्या कितनी है, 100। नहीं, आप ये माने कि 49 100 का कितना प्रतिशत है, 49% ही तो होगा भाई। ठीक है, 49 घर है किस पर, 100 पर। तो 100 पर कितना, हम 100 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू कितना है वही हमारा परसेंटेज है।
और कुछ नहीं है। आप ये देखिए कितना आ गया, 49%। अब एग्जामिनर के ऑप्शंस पे आते हैं, वो कह रहे हैं 30%, ठीक है, 21%। कई जो हड़बड़ाहट में होंगे, हमारे साथ एग्जाम में होता है कि हम हड़बड़ाहट में होते हैं, वो लैंग्वेज नहीं कैच कर पाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि वो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि ऐसे घरों की संख्या बता दो जिसमें से एक मेल है, एक पुरुष है, इतने घरों का प्रतिशत बता दो मेरे को। लेकिन हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में भाई साथ दिया 21 यानी 21% हो गया। हम वहां भूल जाते हैं कि फीमेल का परसेंटेज है 21, ठीक है। तो जल्दीबाजी में हम 21% टिक कर रहे होते हैं, और बाय द वे एग्जामिनर वो 21% भी ऐसा ऑप्शन देगा वहां पर ऑप्शन में, ताकि आप गलत करके आओ उत्तर। तो आप प्रॉपर लैंग्वेज को पढ़िए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन यही पूछता कि ऐसे घरों का प्रतिशत बताइए जिनमें केवल एक महिला सदस्य है, तो 21% होता है इसका उत्तर, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है कि इसे घरों का प्रतिशत बताइए जिसमें केवल एक पुरुष सदस्य है, तो ऐसे पुरुष तो 49% है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने अभी इसी टाइप का जो क्वेश्चंस कराए हैं, इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने। देखिए, मिस्टर मोदी स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउसहोल्ड items and cut off the remaining, he spends 50% on transport, 20% on entertainment and 10% on gym, ठीक है। and remaining amount of rupees 960 is saved. What is Mr. Modi's monthly income? हिंदी में देखते हैं। श्रीमान मोदी जी हैं, वो अपनी आय का 40% आय घर के खर्चों में खर्च कर देते हैं, बाकी का 50% जो है वो यात्रा पर खर्च कर रहे हैं, 20% है मनोरंजन पे खर्च कर रहे हैं, कुछ भी इंटरटेनमेंट के जैसे मूवी वगैरह देखने में, इस तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर पा रहे हैं, वो 10% आय है वो जिम पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिम भी कर रहे हैं। तो ये सब खर्चा करने के बाद मोदी जी की आय बचती है 960 यानी 960 रुपए बचती है मंथली, ये उसकी बचत है, ठीक है। तो मोदी जी की वास्तविक मासिक आय बतानी है अपने को कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज आती है, ये हमारे ऑप्शन है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए हम कहां से शुरुआत करें। पहली बात तो परसेंटेज में है तो हमें 100 के रेस्पेक्ट में ही डेटा लेने चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 100 के रेस्पेक्ट में डेटा लें। दूसरी बात, मेरे को हिंट कहां से मिले आंसर का वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, हर चीज बताते हुए चल रहा हूं आपको। मेरे को हिंट मिल रहा है 960 से। अगर मैं मोदी जी का बचत प्रतिशत निकाल लेता हूं, अगर मैं मोदी जी का बचत प्रतिशत निकाल लेता हूं कि कितने प्रतिशत वो अपनी मंथली इनकम का बचत कर रहा है मोदी, वो अगर मैं निकाल लेता हूं तो मैं सीधा ही आंसर पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो डेटा मैं लूंगा 100 यूनिट, तो मैं मानूंगा कि मैं ये मानूंगा कि मान लो मोदी जी की जो मंथली इनकम है वो है 100 यूनिट, ठीक है। 100 क्या है, यूनिट है। यूनिट में मानूंगा मैं कि मोदी जी की जो मंथली इनकम है वो 100 यूनिट है। अब अगर मान लो कि मैं बचत उसकी निकाल लेता हूँ लास्ट तक, कि मोदी जी की बचत मान लो 20 यूनिट आ रही है, ठीक है, या कुछ भी आ रहा है, तो मैं 20 यूनिट को रिलेट कर पा रहा हूँ 960 से, क्योंकि 20 यूनिट ही है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 960 को, बचत है, ठीक है। ये साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है यहां से। अब मेरा मकसद सिर्फ बचत का प्रतिशत निकालना है, बचत की यूनिट निकालना ही मेरा मकसद रह गया है, क्योंकि मेरा जो आंसर आएगा वो बचत से ही आएगा, ठीक है। और जब मेरे पास बचत हाथ लग जाएगी तो मैं कह दूंगा कि इतने यूनिट, जैसे 20 यूनिट की बचत आ गई, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करिए 960 को, तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, और 100 यूनिट क्या है, मोदी जी की मंथली इनकम है, तो हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन वही है, सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं अलग। मैंने ये मान लिया कि मोदी जी की जो आय है वो है 100 यूनिट, ठीक है। अब देखिए आप, मोदी जी की आय अपनी 40% तो हाउस होल्ड पर खर्च कर देता है, 40%, ठीक है।
तो 100 का 40% कितना होता है? 40। तो ये तो मोदी जी ने अपने घर खर्चों पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो हाउस होल्ड पर मोदी जी ने खर्च कर दिया 40 यूनिट। ठीक है, अब कितनी बची मेरे पास? 60% बची भाई। 40% तो खर्च हो गई है, बची कितनी? 60%। तो 100 का 60% कितना हो गया? 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट मेरे पास बच रही है अभी। ठीक है, आय का 60% हिस्सा मेरे पास, 60 यूनिट मेरे पास बची हुई है। आगे कह रहा है कि बाकी का, यहां लैंग्वेज देखिए आप, लैंग्वेज ये कह रहा है कि बाकी का 50%, यानी कि बचे हुए का 50%। वो सीधा अगर ये कहता ना, और 50% वो यात्रा पे खर्च कर रहा है, तो फिर 100 का 50% लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिमेनिंग। इंग्लिश में देखिए आप, रिमेनिंग का है वो, स्पेंड कर रहा है वो 50%। किसका है? रिमेनिंग का। बाकी का, हिंदी वाले के सामने ये लैंग्वेज आएगी कि वो बाकी का, शेष का 50% यहाँ खर्च कर रहा है। इसका मतलब जो बचा है ना, इसका 50% खर्च कर रहा है वो, 100 का 50% खर्च नहीं कर रहा। 100 का 50% खर्च कर रहा होता तो सीधा रहता कि 40% तो हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया, 50% वो यात्रा पे खर्च कर दिया, फलाने ढिमके पर खर्च कर दिया। तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज मैंने आपको बताया है। वो कह रहा है कि बाकी का, बाकी कितने? 60 यूनिट है। अब 60 का जो 50% है वो यात्रा पे खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, अब यहाँ का जो 50% है ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। ठीक है, अब बाकी का जो 50% है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। कितना? 60 का 50% कितना होगा? 6 पंजे 30। तो 30 यूनिट उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए। ठीक है, 20% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है बाकी का। ठीक है, तो ये हो गया 20%। 20% किसके बराबर होगा? 12 के। ये हो गया उसका एंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरटेनमेंट पर उसने कितना खर्च कर दिया? 6 दूनी 12। 12 यूनिट उसने इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए। और 10% वो जिम पर भी खर्च कर रहा है मोदी। ठीक है, तो 10% कितना? 6 का 10% कितना होगा भाई? जिम पर कितना खर्च कर दिया? 6 का 10% कितना होगा? 6। ठीक है, 6 यूनिट उसने जिम पे खर्च कर दिए। तो ये जो यूनिट है 40, 30, 12 और 6, ये तो मोदी जी ने अपने इनकम का खर्च कर दिया है। तो बचे कितने भाई? 40, 30, 12 और 6। आप इनको जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे, 40 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, ये मैं इसे बता रहा हूं क्योंकि इस चैनल पे आर्ट वाले बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, तो उनको मैं चाहता हूं कि मैं मेरी तरफ से कुछ ना छोड़ूं। ठीक है, अब जो मैथ साइंस, मैथ बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं बच्चे, वो तो पकड़ रहे होंगे इजीली, वो सीधा कैलकुलेट करेंगे, वो लिखेंगे भी नहीं। लेकिन जो बिगिनर है, आर्ट आर्ट से हैं बच्चे, उनको भी चीजें समझ में आए, उनको भी मैथ समझ में आए, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, जिनको आता है वो सीधा जोड़ के आगे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो होगा इसका खर्चा। तो खर्चा हो गया 40, 30, 70। 70 और 18 कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 88। 88 हो गया, यानी कि 88 यूनिट तो उसने खर्च कर दिए। 100 यूनिट उसके पास टोटल इनकम थी, 88 यूनिट वो खर्च कर चुका है। तो बचे कितने? यानी कि बचत कितनी हुई उसकी? 100 माइनस 88, यानी कि 12 यूनिट की वो बचत कर पा रहा है मोदी। ठीक है, ये हो गई उसकी बचत। अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन कह रहा है कि 960 की बचत कर रहा है वो, एग्जैक्टली 960 की बचत कर रहा है भाई। 12 यूनिट तो हमने मान के निकाला है, वो क्वेश्चन थोड़ी कह रहा है कि आप 100 यूनिट लेके करो। ये तो हमने माना है कि हम हमारे हिसाब से मान रहे हैं डेटा, ताकि कैलकुलेशन इजी बने हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बचत हो रही है 960 की, और हमारे हिसाब से बचत हो रही है कितनी? 12 यूनिट की। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 यूनिट है, यहां देखिए आप कि 12 यूनिट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 960 को। तो 12 घंटे 96, तो 80 यूनिट आ गया, यानी कि एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 80 को। 960/12 कितना आ गया? 80 यूनिट। ठीक है, 80 आ गया एग्जैक्ट डेटा। ठीक है भाई, ऐसे देखिए आप, 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 960 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? ऐसे तो करते हैं यार, 960/12, तो 12 से इसमें भाग देते हैं।
12 इंटू 96, 80 आ गया। जब 1 यूनिट 80 है तो हमारी मंथली इनकम कितनी है? 100 यूनिट, जो हमने मानी थी। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? 100 यूनिट होगी 80 गुना 100। तो आंसर कितना आ रहा है? 8,000 रुपए। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, जब 1 यूनिट 80 है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? 8,000 की। तो आंसर क्या होगा इसमें से? डी, 8,000। ठीक है, अगर देखिए अब यहां पर लैंग्वेज देखिए आप क्या क्या और बन सकती है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि उसका खर्चा कितना हुआ है, ठीक है, खर्चा कितना हुआ है, तो आप 88 को आप 80 से गुणा कर देना बस। भाई आपको यहां तक तो निकालना ही पड़ेगा, 12 यूनिट 960 को तो 1 यूनिट 80 को। तो अब एग्जामिनर ने हम 100 यूनिट के बराबर क्यों निकाले? क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसकी मासिक इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, इसलिए मेरे को 100 से गुणा करना पड़ा। अगर वो ये कहता है कि उसका खर्चा कितना हो गया, तो आप 88 गुणा 80 कर रहे होंगे वहां पर। ठीक है, 88 गुणा 80, तो आंसर क्या आ रहा होगा? ठीक है, 88 गुणा 80 कर रहे होंगे और आप आंसर निकाल पा रहे होंगे उसका खर्चा कितना आ गया। मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ आपको, एक मिनट देखता हूँ कहां तक चल रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा। ठीक है, आप नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे मैं इन ऑप्शंस को मिटाता हूं। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो हो चुका, तो एक पूछा था, अब मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ। अगर वो कहता है कि उसका खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा कितना हुआ। ठीक है, अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि उसका खर्चा कितना हुआ, तो बहुत सिंपल है, आप 88 को किससे गुणा कर रहे होंगे? 80 से, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर है? 80 के। 88 गुणा 80 आ रहा होगा हमारे पास 0, 864 और 864 और 670, 7,040 रुपये। ठीक है, 7,040 रुपए उसका खर्चा आ रहा होगा, और उसकी बचत तो 960 रुपए है ही, आप निकाल भी सकते हैं 12 गुणा 80 करके। ठीक है, 960 रुपए। ठीक है, तो ये तो दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से तो हमने निकाला है उधर। और बाकी ये जो है, ये भी आप निकाल सकते हैं, उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं कि उसका खर्चा कितना हुआ। तो 88 यूनिट है, उसको आप गुणा कर रहे होंगे 80 से। अगर वो इंडिविजुअल पूछता है, अगर वो ये कहता है कि उसने हाउस होल्ड पर कितना खर्च किया है, तो आप 40 से गुणा कर रहे होंगे यहाँ पर, 80 गुणा 40। ठीक है, अगर वो ये कहता है इंडिविजुअल की उसने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया, ठीक है, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको हर तरीके से तैयार होना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका विद इन 1 ईयर सिलेक्शन हो जाए, तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं छोड़नी है जो एग्जामिनर पूछे और आप ना कर पाए। ठीक है, तो आप हर तरीके से तैयार होइए, और मैं करा ही रहा हूं आपको। अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूस चैनल को, तो निश्चित ही आप तैयार हो ही जाएंगे अगले 4-5 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, अगर वो ये पूछता है कि ट्रांसपोर्ट पर उसने कितने रुपए खर्च किए, तो 30 गुणा 80। अगर वो ये पूछता है कि इंटरटेनमेंट पर, इंडिविजुअल ले रहा है वो, इंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा किया उसने, तो 12 गुणा 80। अगर वो ये कहता है कि जिम पे उसने कितना खर्चा किया, देखिए यहाँ आएगा 40 गुणा 80। ठीक है, यहाँ आएगा 30 गुणा 80, और यहाँ इंटरटेनमेंट पर निकाले तो 12 गुणा 80, और जिम पर अगर वो पूछ रहा है तो 6 गुणा 80। इस तरीके से ये रुपए जो आ गए यार, जैसे जिम पर उसने 480 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, 8 से 48। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूछ सकता है, इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और कंबाइंड भी पूछ सकता है, जो मैंने दोनों ही आपसे डिस्कस किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और ज्यादा चैनल को प्रमोशन मिल सके। और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कंसेप्ट तो लेके आ ही रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि मैंने पहले भी रिपीट किया है शुरुआत में भी, कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे ना मिल पाए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है, लेकिन मैं जो बताऊंगा और जो कंसेप्ट कराऊंगा वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज अभी चल ही रहा है, इसमें और भी वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की, वो हम सब देखेंगे धीरे धीरे करके। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।